Assalamu alaikum dear student, this is our lecture number 16. Before starting lecture number 16, let's have a look कि हमने lecture number 15 में जो है वो क्या किया था. तो lecture number 15 is consist of the how we can define the inventory, कि inventory को कैसे define किया जा सकता है, the flow of inventory cost, which unit did we sell. पहले तो हमने ये देखा कि इन्वेंट्री होती क्या है, उसके बाद अब इन्वेंट्री को सेल आउट कर दिया तो हमें एक प्रॉब्लम जो है, एक क्वेश्चन जो है वो रेस हुआ था. वो ये था कि कौन सा यूनिट जो से हैं, कौन से यूनिट जो है वो हमने सेल आउट किए हैं. तो उसके लिए हमने इन्वेंट्री सब्सिडी लेजर जो है वो बनाया था. इन्वेंट्री कॉस्ट फ्लो जो है वो किया था कि इन्वेंट्री का कौन से मेथड जो है वो यूटिलाइज किए जा सकते हैं. और लास्ट लेक्चर में वी हैव स्टडी द 4 मेथड्स. तो नंबर 1 जो मेथड हमने पढ़ा था दैट इज़ द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन. उसको मैं रिपीट कर देता हूँ कि स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ये था कि जो भी आपने प्रोडक्ट सेल आउट की है आप आइडेंटिफाई कर लेते थे कि इसकी कॉस्ट जो सी है वो आपको क्या पड़ी थी, बट और जो से किस कॉस्ट पे आपने इसको बाय किया था. एंड जो रिमेनिंग यूनिट्स रह जाते थे उसको आप जो से क्लोजिंग इन्वेंट्री में मेंशन कर देते थे और बैलेंस शीट में जो है उसको शो कर दिया जाता था. अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इफ़ यू हैव ए लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स तो तब आप जो है हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि ये जो मैंने यूनिट सेल किए हैं वो कौन से यूनिट्स थे. तो देन हमने क्या किया कि वी अडॉप्ट द सेकंड मेथड जो था एवरेज कॉस्ट मेथड. एवरेज कॉस्ट में हमने क्या किया था कि जो यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल थे उनको डिवाइडेड कर दिया था. नंबर ऑफ जो मतलब कॉस्ट ली थी हमने, जो नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल थे डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स. तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट आ गई. तो जो एवरेज कॉस्ट उनसे हमने चार्ज कर दी थी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को. इसमें हमें जब प्रॉब्लम आई एवरेज कॉस्ट में तो हमने क्या किया कि FIFO मेथड जो है वो अडॉप्ट किया. FIFO मेथड क्या था? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. फर्स्ट इन मीन कि जो आपने की ओल्डेस्ट परचेज थी, जो आपने वेरी फर्स्ट परचेज किए थे, जो सबसे ओल्ड यूनिट्स आपके पास पड़े हुए थे, उनको आप क्या करेंगे कि फर्स्ट सेल कर देंगे. और फिर क्या होगा कि जो रिमेनिंग यूनिट्स आपके पास एट द एंड ऑफ मंथ होंगे तो उसको आप जो है एज एन एसेट जो है इन्वेंट्री में, एसेट के हेड में इन्वेंट्री के उसमें शो कर देंगे. और उसकी अमाउंट क्या होगी कि जो आपकी लास्ट में जो इन्वेंट्री बच जाती है उसकी कॉस्ट को उस पर चार्ज करेंगे. और उसके बाद हमने क्या किया था कि जो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पड़ा था, लाइफो मेथड जिसको कहा जाता है, कि जो आपने मोस्ट रिसेंट परचेज की थी और उसके बाद जो मोस्ट रिसेंट परचेज थी उसको आपने फर्स्ट सेल किया एंड देन उसके बाद जो से लास्ट परचेज थी उसको सेल आउट किया एंड देन इस तरह आप जो है वो सेल आउट करते जाते हो. जो रिमेनिंग इन्वेंट्री बचती थी वो आपकी ओल्डेस्ट परचेज वाली इन्वेंट्री जो है वो बच जाती थी और वो आप बैलेंस शीट को चार्ज कर देते थे. जितने भी हमने मेथड्स पढ़े उसमें से कुछ के एडवांटेजेस थे, कुछ के डिसएडवांटेज थे, वो भी हमने जो है लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे. तो आज देखते हैं आज का लेक्चर जो है वो किन चीज़ों पे कंसिस्ट करता है. आज का लेक्चर जो है वो हमारा बेस करता है प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी. प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, व्हाट इज दिस? Once a company has adopted a particular accounting methods, it should follow that method consistently rather than switch method from one year to next year. अब वो क्या कहते हैं कि एक कंपनी ने जो भी मेथड जो है अडॉप्ट कर लिया इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए. हम आपको अगर याद होगा हमने 2 मेथड जो है वो पढ़े थे, परपेचुअल और जो है पीरियडिकल इन्वेंट्री सिस्टम. तो जो मेथड उसने अडॉप्ट कर ली है वही उसने जो है वो फॉलो करना है फ्रॉम 1 ईयर टू द नेक्स्ट ईयर. पूरा 1 साल तक जो है उसी मेथड्स को जो है वो अडॉप्ट करना है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता. क्या हो सकता है कि बीच में जो है वो मेथड को चेंज कर लें? नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ नॉट अलाउड, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. अब बात की जाती है जस्ट इन टाइम
इन्वेंट्री GIT इन्वेंट्री सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, जस्ट इन टाइम, जैसे आपको स्लाइड पे नज़र आ रहा होगा कि दिस इन्वेंट्री अराइव्ड जस्ट इन टाइम फॉर अस टू यूज़ इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब जस्ट इन टाइम में क्या होता है कि जब आपकी इन्वेंट्री, एक्चुअली ये जापानीज़ जो है वो सिस्टम या जापानीज़ इकोनॉमी में ये सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया जाता है, ऐसी जगहों पे ये सिस्टम अडॉप्ट। अच्छा, जस्ट इन पहले मैं बता देता हूँ होता क्या है। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम ये होता है कि जब आप की इन्वेंट्री जो है वो डेट इज़ गोइंग टू एंड, ख़त्म होने वाली हो, तो उसके ख़त्म होने से कुछ देर पहले ही आपके पास इन्वेंट्री पहुंच जाती है और आप उसको जो है एज ए रॉ मटेरियल जो है वो यूटिलाइज़ कर लेते हैं। या क्या होता है, हम बात कर रहे हैं मर्चेंडाइजिंग की, तो वो इन्वेंट्री पहुंची, ख़त्म होने वाली थी, आपको पता था कि ये पर डे कंजम्पशन कितनी है, आपने निकाल लिया कि जी ये इतने दिनों में ख़त्म हो जाती है या नियर टू एंड है, ख़त्म होने वाली थी, तो आपके पास इन्वेंट्री पहुंच गई और वो आपने इन्वेंट्री जो है रिसीव की और उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो है वो यूटिलाइज़ कर लिया। रॉ मटेरियल पहुंच गया, आपने मैन्युफैक्चरिंग में उसको यूटिलाइज़ किया एंड देन प्रोडक्ट बनाई और उसको सेल आउट कर दिया। जस्ट इन टाइम आपने स्टोर इन्वेंट्री को नहीं किया, लार्ज अमाउंट में आपको इन्वेंट्री स्टोर नहीं करना पड़ती। और जापान में ज़ीरो इन्वेंट्री बेस्ड जो है सिस्टम जो है मेंटेन किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और उनकी जो है क्या कहना चाहिए, क्वालिटी ऐसी है कि जब इन्वेंट्री ख़त्म होने वाली होती है तो फ़ौरन उनको जो है वो मिल जाती है या वो प्रोसेस जो है उनका चलता रहता है। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन पाकिस्तान और लाइक कंट्रीज दैट पाकिस्तान, क्योंकि होता यूँ है कि सपोज़ एक एग्जांपल ये है कि कराची से सपोज़ आपका रॉ मटेरियल जो है यहाँ पर आना है, आप क्या करते हैं कि उस प्लास्टिक को यूज़ करते हैं बॉटल्स बनाने के लिए, या प्लास्टिक की आपकी इंडस्ट्री है, आप प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब कराची से जो है मटेरियल आ रहा है, कराची मटेरियल आपका पहुंचा, आपने इंपोर्ट किया शिप्स में, कराची पोर्ट आया, पोर्ट से जो है वो ट्रक्स में आया, ट्रक जो है दे आर रेडी टू डिलीवर। लेकिन हुआ क्या, स्ट्राइक हो गई। अब जब स्ट्राइक हुई है तो वो जो है स्ट्राइक कितने दिन की है, 4 दिन की है, 5 दिन की है। अब आपको उम्मीद थी कि यार ये जिस दिन मेरी इन्वेंट्री ख़त्म होगी उसी दिन ये पहुंच जाएगा, तो स्ट्राइक ने क्या किया कि 4-5 डेज़ जो है वो डिले कर दिया। अब जब आपके पास ट्रक पहुंचा तो 4 दिन डिले हो गया, तो 4 दिन का आपके पास अगर स्टॉक नहीं था तो आपकी फैक्ट्री जो है वो क्लोज होगी। तो जस्ट इन टाइम जो है, लेकिन पाकिस्तान में क्या किया जाता है कि एक सेफ्टी स्टॉक जो है वो मेंटेन किया जाता है, एक सर्टन लेवल जो है मेंटेन किया जाता है कि इस लेवल तक जो है, अगर ये लेवल आ जाएगा 100 यूनिट्स, लाइक 100 जो है यूनिट्स रह गए हैं तो हम जो है ऑर्डर दे देंगे। 100 यूनिट जो है वो 10 डेज़ में जो है कंज्यूम होते हैं, तो 10 डेज़ के अंदर यूजली जो है वो हमारी इन्वेंट्री पहुंच जाती है। अगर 10 डेज़ के अंदर ना पहुंची, मतलब कहने का ये है कि 5 डेज़ में पहुंच जाती है। 5 डेज़ आपने जो है सेफ्टी रख ली है कि चलें अगर 5 डेज़ स्ट्राइक आ जाती है या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है तो 5 डेज़ और लग जाते हैं, तो आप अपना काम जो है चला लेते हैं। लेकिन जो बाहर के ममालिक होते हैं जिनमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, स्ट्राइक्स वगैरह नहीं होती, लेबर यूनियन स्ट्राइक नहीं होती या और प्रॉब्लम्स नहीं होती, तो तब क्या किया जाता है कि जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम जो है अडॉप्ट किया जाता है। जब आपके यूनिट जो है वो क्लोजिंग पे आ जाते हैं तो इन्वेंट्री आपके पास नेक्स्ट आ जाती है। इस पूरे सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता है। होप आगे किसी लेक्चर में जाके हम इसको भी स्टडी करेंगे कि ये किस तरह मैनेज किया जाता है, सेफ्टी स्टॉक कैसे करते हैं और बाकी कहाँ करते हैं। तो अब इसमें क्या था, जस्ट इन टाइम में कि आपके पास इन्वेंट्री आई, जैसे वो बता रहा है कि दिस इन्वेंट्री अराइव्ड जस्ट इन टाइम फॉर अस टू यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो रॉ मटेरियल जो है आपके पास आता है। अब ये एक तो ये है कि जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री आपके पास आई, आपने उसको जो है रॉ मटेरियल यूज़ कर लिया, और सम टाइम ये होता है कि जस्ट इन टाइम आपके पास इन्वेंट्री आई और आपने उसको आगे, एक तो ये था कि आपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसको यूज़ किया, और सेकंड जो है आपने इसको सेल आउट करना है। मर्चेंडाइजिंग में क्या होगा कि आप इसको सेल आउट कर देंगे, इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर देंगे। अब सेल आउट के लिए क्या हुआ कि आपके पास जो है वो आइटम ख़त्म हो रहा था, आपने ऑर्डर दिया, आपके पास आया, आपने सेल आउट कर दिया।
अब इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। ऑल दो जस्ट इन टाइम सिस्टम रिड्यूस द साइज ऑफ द कंपनी इन्वेंट्रीज, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको साइज ऑफ इन्वेंट्री को रिड्यूस कर दिया जाता है। इट डज नॉट एलिमिनेट देम इंटायरली, लेकिन इंटायरली एलिमिनेट नहीं किया जाता उसको, उसमें जो है फिर भी आपको कुछ ना कुछ स्टॉक जो है वो रखना पड़ता है, और इट नॉट नेसेसरी कि ईच टाइम जो है आप सक्सेसफुल हो जाए। रिसेंट एनुअल रिपोर्ट ऑफ द डेल कंप्यूटर कॉरपोरेशन, उसमें क्या हुआ था, उन्होंने इन्वेंट्री शो की थी, शोइंग इन्वेंट्री इन एक्सेस ऑफ 273 मिलियन, ह्यूज अमाउंट है डॉलर की। द रिपोर्ट इन्वेंट्री बाय द FIFO मेथड्स, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड जो है। तो यहाँ से भी पता चल गया कि हमें जो FIFO मेथड जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, वो डेल वाले जो है वो यूज़ कर रहे हैं। और इसी तरह आप जो है ये एक्सरसाइज कर सकते हैं कि मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस के बारे में स्टडी कर सकते हैं, नेट पे उसको सर्च कर सकते हैं कि वो कौन सा मेथड जो है वो यूज़ कर रही है। आजकल जो है इंटरनेट को पे जो है सर्च करना कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। किसी भी जो है कंपनी के बारे में आप जो है गूगल्स पे जाके जो है वो सर्च कर सकते हैं। विकीपीडिया जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता है, लेकिन दैट इज़ नॉट सो ट्रस्टफुल, लेकिन आप गूगल पर जाके उसको सर्च किया जा सकता है। Taking a physical inventory, the primary reason for taking a physical inventory is to adjust the perpetual inventory record for unrecorded shrinkage losses such as theft, spoilage or breakage. अब इसमें कौन सी एंट्री होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जर्नल एंट्री क्या की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू इन्वेंट्री, जो आपकी चीज़ें परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम आपने अडॉप्ट किया और 31 दिसंबर को जो चीज़ें आपने फिज़िकल इन्वेंट्री का रिकॉर्ड लिया, और उसके बाद क्या हुआ कि जो चीज़ें आपकी स्पाइल हो गई थी, थेफ्ट हो गई थी, टूट फूट गई थी, उन चीज़ों को भी आपने चार्ज करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, और उसको आपने इन्वेंट्री की वजह से लेस कर देना है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि इन्वेंट्री आपके एक एसेट्स है। जब इन्वेंट्री चोरी होगी, टूट गई या डैमेज हो गई या कुछ भी हो गया, तो आपने उतने ही इन्वेंट्री जो है वो डाउन कर दे, उतने एसेट्स आपके रिड्यूस हो गए, और अब आपने उसको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चार्ज कर देना है। उसके अलावा हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन जो है वो नहीं आता, और जितनी अमाउंट होती है उतनी अमाउंट आप डेबिट कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, और उतनी अमाउंट ही आप इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देते हैं। बट इट इज़ यूज्ड टू हैपन एट द एंड ऑफ ईयर। LCM and the other write downs of the inventory. अब नंबर 1 में क्या है, ऑब्सोलेंसेस। उसमें क्या होता है, दैट रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री। वो क्या करता है कि उसमें इन्वेंट्री जो है उसकी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। LCM क्या होता है, लोअर ऑफ कॉस्ट आर मार्केट। उसमें क्या करते हैं, adjust inventory value to the lower of the historical cost or current replacement cost market। इसको देखते हैं कि ये कैसे किया जाता है। LCM में क्या होता है, lower of cost or market। जैसे मतलब प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा था कि राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री, कि उसको राइट डाउन कैसे किया जाता है। तो लोअर ऑफ कास्ट आर मार्केट, तो उसमें क्या है, एन एसेट इज एन इकोनॉमिक रिसोर्स, एज आई प्रीवियस टोल्ड यू दैट एन एसेट इज द इकोनॉमिक रिसोर्स। इट मे बी आर्ग्यूड दैट नो इकोनॉमिक रिसोर्स इज वर्थ मोर देन इट वुड कॉस्ट टू रिप्लेस दैट रिसोर्स इन द ओपन मार्केट। फॉर द रीजन accountant traditionally have valued inventories and the balance sheet at the lower of it cost number 1 are the market value। अब कहते हैं कि जो से एसेट जो है वो इकोनॉमिक रिसोर्स है, और इसको जो है राइट डाउन किया जाता है, तो उसके दो मेथड जो है वो
अडॉप्ट किए जाते हैं। और वो दो मेथड्स कौन से हैं, या तो उसको कॉस्ट पे जो है वो राइट डाउन किया जाता है, या उसको मार्केट वैल्यू पे राइट डाउन किया जा सकता है। और उसके अलावा इसका कोई और मेथड नहीं है जिससे हम इसको राइट डाउन कर सकें। Then we talk about the goods in transit. A sale should be recorded when title to the merchandise pass to the buyer. अब क्या होता है कि गुड इन ट्रांजिट है, कि मतलब अभी वो आपने रास्ते में थी, FOB फ्री ऑफ बोर्डिंग, शिपिंग पॉइंट, जिनसे टाइटल पास टू द बायर एट द पॉइंट ऑफ शिपमेंट। कि जैसा हुआ कि जी आपने जो है वो ट्रक में जो है प्रोडक्ट अपनी सेल की और ट्रक में जो है पुट कर दी, उसके बाद अभी वो ट्रांजिट में है और ईयर एंड आ गया, राइट। तो आपने तो जो है वो क्या किया कि व्हेन द टाइटल टू द मर्चेंडाइजिंग पास टू द बायर, ए सेल शुड बी रिकॉर्डेड, जब सेल रिकॉर्डेड होंगी व्हेन टाइटल इज पास्ट, मतलब टाइटल ट्रांसफ़र हो जाता है ऑनर को, तो ऑनर को चीज़ें ट्रांसफ़र होगी, चली गई। अब डेस्टिनेशन पॉइंट में क्या होता है, टाइटल पासेस टू द बायर एट द पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन। अब शिपिंग पॉइंट में क्या हुआ कि जो से आपने चीज़ें भिजवा दी, FOB शिपिंग पॉइंट, टाइटल पासेस टू द बायर एट द पॉइंट ऑफ शिपमेंट, फ्री ऑफ बोर्ड डेस्टिनेशन पॉइंट, टाइटल पासेस टू द बायर एट द पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन। जब बीच में आती हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, गुड्स इन ट्रांजिट का नाम दिया जाता है। जब टाइटल जो है वो जब चीज़ें मर्चेंडाइज के पास पहुंच जाती हैं तो तब हम उसको क्या करते हैं कि उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो जब बीच में होती हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, गुड इन ट्रांजिट का नाम दिया जाता है। तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है, इन ए पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम इन्वेंट्री एंट्रीज आर एज फॉलो। एंट्री ऑन द परचेजेस, परचेजेस पे क्या एंट्री करेंगे आप, दैट इज परचेजेस, दैट परचेजेस पे क्या एंट्री करेंगे आप, दैट इज द परचेजेस अकाउंट टू अकाउंट पेएबल। अगर आपने जो से परचेज की है, नोट दैट एन एंट्री इज नॉट मेड टू द इन्वेंट्री। तो पीरियोडिक में क्या किया, अगर हम उसमें करते हैं परपेचुअल में, तो परपेचुअल में आप क्या करते थे कि एंट्री आप करते थे इन्वेंट्री अकाउंट टू अकाउंट पेएबल। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि परचेजेस अकाउंट टू अकाउंट पेएबल। तो अब हमने क्या किया कि आगे जो है लिख दिया, डॉलर की जो भी अमाउंट डेबिट थी या क्रेडिट थी वो मेंशन कर दी। अब उसमें एंट्री ऑन द सेल, नो एंट्री टू द इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की एंट्री जो है वो नहीं करेंगे। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में जिसमें हमने परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम से एंट्रीज की थी, तो उसमें हमने क्या किया था कि हमने कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट जो है वो एंट्री की थी, और उसके बाद हमने सेकंड एंट्री की थी अकाउंट, सेकंड एंट्री इज द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टू इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टू इन्वेंट्री की थी। लेकिन यहाँ पे जो है इन्वेंट्री से रिलेटेड जो है वो कोई एंट्री नहीं होगी। यहाँ पे जो हमने एंट्री की दैट इज़ अकाउंट रिसीवेबल, अगर हमने क्रेडिट पे किया तो अकाउंट रिसीवेबल, अगर हमने ये कैश पे किया तो कैश जो है वो कर देंगे, एंड टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट को जो है वो हम कर देंगे क्रेडिट, और डॉलर अमाउंट जो है वो मेंशन कर देंगे। अब बात आ गई पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम की। द इन्वेंट्री ऑन हैंड एंड द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर द ईयर्स आर नॉट डिटरमिन अनटिल ईयर एंड। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि जब तक ईयर एंड नहीं होगा तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हम एंट्रीज को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, और जो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो कैसे फाइंड की जाएगी। द इन्वेंट्री ऑन हैंड एंड द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर द ईयर आर नॉट डिटरमिन्ड
अनटिल द ईयर एंड। जब जैसे आपको पता है कि परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम में हम क्या करते थे कि अप टू डेट अकाउंट जो है वो मेंटेन किए जाते थे, सब्सिडरी लेजर जो है वो बनाए जाते थे और उसके बाद अप टू डेट किया जाता था ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन और एंट्री के बाद कि हमारे पास स्टॉक कितना रिमेनिंग रह गया। प्रीवियस लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल से वो ट्रांजैक्शन की थी, लेकिन अब हमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में इज़ वरीड कि जो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है और इन्वेंट्री ऑन हैंड जो है वो नहीं फाइंड की जा सकती। तो चलें देखते हैं कि इसमें जो आज का हमारा लेक्चर है उसमें ये कैसे फाइंड किया जाएगा। Periodic inventory system, we use one of these inventory valuation method in the periodic inventory system. Specific identification, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, average cost, FIFO and LIFO methods. These are the four methods which are used, which are also used in periodic inventory system. इसमें भी जो है ये मेथड जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इंफॉर्मेशन फॉर द फॉलोइंग इन्वेंट्री एग्जाम्पल, उसमें क्या है, कंप्यूटर इनकॉर्पोरेशन है, माउस पैड की इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री सिस्टम जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है। बिगनिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितनी है, 1000 यूनिट्स है और पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, दैट इज़ 5.25 और टोटल हमारे पास जो ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट थी दैट इज़ 5250। उसके बाद परचेजेस पे चले जाते हैं। परचेजेस क्या हुई, जनवरी 3 को जो परचेजेस हुई हैं दैट इज़ 300 यूनिट जो है माउस पैड जो है वो बाय किए गए हैं, दैट इज़ 5.3 और उसकी कॉस्ट कितनी 1590। एंड देन जून 20 को जो है वो परचेज की गई माउस पैड दैट इज़ 150, कॉस्ट क्या थी 5.60 840। उसके बाद क्या हुआ कि सितंबर 15 को जो है अगेन माउस पैड जो है वो बाय किए गए, दैट इज़ 200 माउस पैड एंड इट कॉस्ट इज़ 5.80 पर माउस पैड एंड टोटल कॉस्ट इज़ 1160। एंड देन नवंबर 29 को फोर्थ टाइम परचेजेस की गई हैं, दैट इज़ 150 यूनिट्स एंड द यूनिट कॉस्ट इज़ 5.90 एंड टोटल कॉस्ट फॉर 29th नवंबर की जो है दैट इज़ 885। एंड देन यू कैन फाइंड द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल दैट इज़ 1800 यूनिट्स is available for sale for the whole year and the total cost of these 1800 units are 9725। एंडिंग इन्वेंट्री 1200 और उसके बाद हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दैट इज़ 600। अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि एंडिंग इन्वेंट्री तो 1200 और रिमेनिंग जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड थी वो कितनी है, दैट इज़ 600। तो बाकी अब ये तो हमने निकाल लिया कि जी एंडिंग इन्वेंट्री पता चल गई, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी पता चल गई कि 600 यूनिट जो हैं वो सोल्ड आउट हुए हैं, लेकिन अब उसकी कॉस्ट क्या है, यूनिट तो इतने हैं लेकिन उसकी कॉस्ट क्या है, तो लेट्स चेक कि इसको कैसे फाइंड किया जाएगा। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन एग्जांपल में क्या होता है, बाय reviewing actual purchase invoice, computer incorporation determines that the 1200 mouse pad on hand at the year end have an actual total cost of 6400। अब वो क्या कहता है कि जो साल के आखिर में जो हमारे पास माउस पैड जो बच गए थे उसकी कॉस्ट कितनी है, दैट इज़ 6400, राइट, जो माउस एट द एंड बच गया। इसका मतलब ये है कि हम विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर द ईयर। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन एग्जांपल में क्या हुआ कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अब जो एंडिंग इन्वेंट्री थी लास्ट उसमें देखें दैट कॉस्ट कितनी है, दैट इज़ 6400।
तो अब 6000 एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इज़ 9720, उससे आपने माइनस किया एंडिंग इन्वेंट्री 1200, दैट इज़ 6400, तो आपके पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकली 600 यूनिट, दैट इज़ 3325। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दिया आपने 9725 माइनस 6400 एंड रिमेनिंग इज 3325। अगर आपको याद होगा तो मैंने प्रीवियस कुछ लेक्चर में जो है वो आपको बताया था कि जो पीरियडिकल इन्वेंटरी सिस्टम है वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करती हैं जिनका वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो ज़्यादा नहीं होता, जिनका वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो कम होता है, वो क्या करती हैं दैट यूज टू अडॉप्ट द पीरियडिकल इन्वेंटरी सिस्टम। और जो जिनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या करती हैं कि परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम जो है वो अडॉप्ट की जाती हैं। और इसमें जो पीरियडिकल इन्वेंटरी सिस्टम होता है इसमें एक और बात ये भी शामिल होती है कि यूज टू काउंट द यूनिट एट द एंड ऑफ ईयर। जब साल ख़त्म होता है तो देखते हैं कि हमारे पास बैलेंस क्या है, ओपनिंग क्या था, बैलेंस क्या है, परचेजेस क्या हुआ, माइनस कर दिया तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है, जो हमने अभी किया था। तो अभी हमने क्या किया था कि दैट इज़ स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, कि हमें पता था कि जो यूनिट्स हमारे पास बाकी रह गए हैं वो कौन से हैं, या फिर ये हो सकता था कि जो यूनिट सेल आउट किए हैं तो वो कौन से थे, तो बाकी रह जाना वो ज़्यादा आसान है, वो चेक कर लिए कि ये यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल हैं और उन यूनिट्स की जो प्राइस जो सी है वो क्या थी, वो हमने फाइंड की 6400 है, वो हमने उसमें से माइनस कर दी, तो हमारे पास बाकी जो बचा, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में बचा, दैट इज 3325। एवरेज कॉस्ट मेथड की तरफ आ जाते हैं। आई होप कि आपको जो स्पेसिफिकेशन मेथड था वो समझ आ गया होगा। द एवरेज कॉस्ट इज कैलकुलेटेड एट द एंड एज फॉलो। कैसे किया जाता है? टोटल कॉस्ट ऑफ द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। तो आपके पास कितने यूनिट्स आ जाते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल कर देंगे तो हमारे पास इसकी हेल्प से जो है हम निकाल सकते हैं एवरेज कॉस्ट। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स कितने अवेलेबल हैं, डेट इज़ 1800 यूनिट्स आर अवेलेबल फॉर सेल, और इनकी कॉस्ट क्या है मेरे पास, दैट इज़ 9725। द कॉस्ट इज़ 9725 एंड द यूनिट्स आर 1800। डिवाइड किया तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ गई, दैट इज़ द एवरेज कॉस्ट, दैट इज़ $5.40278। $5.40278। तो हमने उसको वी यूजली राइट इट टू 4 डिजिट तक, 4 डिजिट तक जो है पॉइंट्स के बाद जो है वो लिखा जाता है ताकि एक्यूरेट जो है आपका आंसर आ जाए। तो ये 5 डिजिट तक गया, इससे आगे नहीं जा रहा था, तो आपने 5 डिजिट तक ही ले लिया है। 5.40278 पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास आ गई। अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। एंडिंग इन्वेंट्री कितनी थी हमारे पास, दैट इज़ 1200 को मल्टीप्लाई कर लिया किससे, दैट इज़ 5.40278 से, तो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री आ गई, दैट इज़ 6483। और उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की तरफ चले जाते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उनसे हमने कितने 600 यूनिट को सेल आउट किया, एवरेज कॉस्ट जो हमने निकाली थी उसी से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, दैट इज़ 5.40278। तो हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई दैट इज़ 3242 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। अब हमारे पास आ जाता है थर्ड मेथड, दैट इज़ द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, FIFO मेथड। उसमें क्या करते हैं हम, ओल्डेस्ट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रिसेंट कॉस्ट, एंडिंग इन्वेंट्री। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने यही किया था कि जो आपने सबसे पहले परचेज़ किया हुआ है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को चार्ज कर देंगे, और जो रिसेंट परचेज़ किया हुआ था आपने वो एंडिंग इन्वेंट्री को जो है वो पुट कर देंगे।
अब हम देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या था, स्टार्ट विद द 1129 परचेज एंड देन ऐड other purchases until you reach the number of the units in ending inventory। अब इसमें दो तरीके जो है वो अडॉप्ट किए जा सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास हमने या तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालनी है, वो हम निकाल लें, और या फिर जो है हम एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लें। तो जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था तो हमने ये देखा था कि हमारे लिए ये प्रॉब्लम होगी कि जो चीज़ें हम सेल आउट कर चुके हैं उसकी प्राइस फाइंड करना, लेकिन यहाँ पे हम जो है उसको ट्राई करते हैं। तो हमारे पास जो चीज़ें सेल आउट हो चुकी हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 600 यूनिट जो है वो सेल आउट हुए। तो इट्स वेरी सिंपल कि हम क्या करें कि बिगनिंग इन्वेंट्री कितनी थी हमारे पास 1000 की, तो उसमें से 600 यूनिट जो है वो सेल आउट कर दिए, 600 यूनिट सेल आउट किए एट विच 5.25, और उसको मल्टीप्लाई करके हम जो है लिख देंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और हमारे पास जो है वो अमाउंट आ जाएगी, उसको हम माइनस कर देंगे किससे, कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल, तो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो तरीका सजेस्ट किया जा रहा है वो क्या तरीका किया जा रहा है, स्टार्टिंग विद 1129 मीन के 11 जो 29 नवंबर से स्टार्ट करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, 1200 यूनिट्स को जो है वो पूरा करना है। तो 1200 यूनिट्स हमारे कैसे पूरे होंगे कि 150 यूनिट्स को लेंगे, देन 200 यूनिट्स, देन 150, तो ये हमारे पास 500 यूनिट्स हो गए, देन 300 यूनिट्स, दिस इज़ 800 यूनिट्स हो गए, और उसके बाद 400 यूनिट्स जो है हम जो है उन 1000 में से लेंगे, और इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग आर एंडिंग इन्वेंट्री। तो लाजमी बात है, जो मैंने तरीका आपको पहले बताया था, दैट इज़ द सिंपलेस्ट, कि 600 जो है यूनिट्स जो है हम बिगनिंग इन्वेंट्री में से माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग हमारे पास वही रह जाएंगे। लेट्स सी अब क्या हुआ कि जी नवंबर 29 को हमने 150 यूनिट्स लिए, और उसके बाद हम उसको कंप्लीट करते गए तो हमारे पास 1200 यूनिट्स पूरे हो गए। और यहाँ पर हमने क्या किया कि 1000 यूनिट्स में से रिमेनिंग कितने थे हमारे पास, जो थे वो 600 यूनिट्स जो है वो रिमेनिंग रह गए थे, तो वो हमने क्या किया कि वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को चार्ज कर दिए। वी हैव एलोकेट द कॉस्ट ऑफ ऑल 1200 यूनिट इन एंडिंग इन्वेंट्री, जो हमारे पास लास्ट हमारे पास था, जो हमने लास्ट में परचेज किया था, उसको हमने एंडिंग इन्वेंट्री में पुट कर दिया, और उसको हमने चार्ज कर दिया एंडिंग इन्वेंट्री में। अब आप ये देखें कि कॉस्ट जो एंडिंग इन्वेंट्री की थी दैट इज़ 6575, दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, और जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड थी दैट इज़ 3150, कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल जो प्रीवियस स्लाइड में हमारे पास आ रही थी दैट इज़ 9725। अब हमने क्या किया कि जो पिछली स्लाइड्स में हमने जो भी अमाउंट्स हमने समराइज्ड की थी उसको इस टेबल में पुट कर दिया। हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल थी 9725, जो एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट हमने निकाली थी दैट इज़ 6575, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज़ 3150। इसके बाद हमारे पास जो आया जो मेथड्स लास्ट आता है हमारे पास, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लाइफो मेथड, रिसेंट कॉस्ट जो है दैट विल गो टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और जो ओल्डेस्ट कॉस्ट है दैट विल गो टू द एंडिंग इन्वेंट्री। लेट्स सी कि इसमें क्या होता है। रिमेंबर, स्टार्ट विद द बिगनिंग इन्वेंट्री एंड देन ऐड अदर परचेजेस अंटिल यू रीच द नंबर ऑफ द यूनिट्स इन द एंडिंग इन्वेंट्री। अब हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है, दैट इज 1200। अब हमने क्या किया कि हमने स्टार्ट करना है स्टार्टिंग विद द बिगनिंग इन्वेंट्री कितनी है हमारे पास 1000, एक तो हमारे पास 1000 ये आ गए, एंड देन
हमने 3 जनवरी को 300 यूनिट परचेज़ किए थे, लेकिन हमने उसमें से कितने लेने हैं, जस्ट 200 यूनिट्स लेने हैं, और बाकी जो यूनिट्स हैं वो हमारे चले जाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। 100 यूनिट्स वहाँ से आ गए हमारे पास, 150 यूनिट 20 जून को आ गए, एंड देन 15 सितंबर को आए 200 यूनिट, एंड 29 नवंबर को हमारे पास आ गए 150, एंड इट्स बिकम 600 यूनिट्स। तो अब देखते हैं कि ये कॉस्ट कैसे निकलेगी। अब फर्स्ट हमने 1200 यूनिट पूरे करने एंडिंग इन्वेंट्री के, तो 1000 यूनिट एट द रेट ऑफ 5.25, एक तो ये हमारे पास आ गए। देन हमने जो परचेजेस की थी 3 जनवरी को, उसमें से हमने कितने लिए, सिर्फ 200, और रिमेनिंग आगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कितने फॉरवर्ड हुए, 100 यूनिट। उसके बाद बाकी जितने भी रिमेनिंग है दैट विल चार्ज टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमने क्या किया था कि जो एंड पे यूनिट्स से उसको हमने फर्स्ट सेल आउट किया था। दिस इज लाइफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन मीन के जो आपने रिसेंट परचेज की थी, तो वो 600 यूनिट जो से मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में भी बताया था कि जब हम फाइफो का मेथड कर रहे थे कि आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, या तो आप जो यूनिट सेल आउट की हैं उनकी कॉस्ट निकाल लें, या जो यूनिट्स रिमेनिंग है वो आप निकाल लें। तो जिसमें आपको कैलकुलेशन कम नज़र आ रही हो, जिस तरह अभी से एक्सरसाइज में हुआ, प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने क्या किया था कि हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो जो है मैंने आपको बताया था कि डेट इज़ शॉर्टर, वो आप कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे हमें जो है वो एंडिंग इन्वेंट्री निकालने में कम कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे एंडिंग इन्वेंट्री बेहतर थी, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करना जो है वो बेहतर है। विच एवर इज़ फिजिबल टू यू, जिसमें कम एंट्रीज हो वो कर लें। अब हमने क्या किया कि जो एंडिंग इन्वेंट्री है उसको हमने चार्ज किया 6310, और उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी उसको हमने चार्ज किया 3415। द कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इज़ 9725। और इसको जब हम ने समराइज़ किया, तो समराइज़ करने के बाद हमारे पास जो सा है उसको हमने एज इट इज़ जो सा वो मेंशन कर दिया। 9725 इज़ अवेलेबल फॉर सेल, एंडिंग इन्वेंट्री 6310, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 600 यूनिट्स 3415। अब आप ये देख सकते हैं कि 4 मेथड्स में जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो डिफरेंट आ रही है। द अमाउंट ऑफ डॉलर, द यूनिट इज सेम बट अमाउंट ऑफ डॉलर इज different. Importance of an accurate valuation of the inventory, error in measuring inventory। तो जो इसमें errors जो सी आती हैं बिगनिंग इन्वेंट्री में, एंडिंग इन्वेंट्री में, तो that is showing कि cost of goods sold में effects on the income statement, goods available for sale, cost of goods sold, gross profit, net income, effects on the balance sheet, ending inventory and retained earning. An error in the ending inventory in the year will result in the same error in the beginning inventory of the next year। तो जो एक साल की एंडिंग इन्वेंट्री होगी वही अगले साल की बिगनिंग इन्वेंट्री होगी, और जो एरर हम एंडिंग इन्वेंट्री में कर रहे होते हैं उसी को हम कैरी करते हैं किस में, नेक्स्ट ईयर के जो है ओपनिंग में, बिगनिंग में। अब ये कहते हैं कि फॉर इन टर्म्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट वी मे नीड टू एस्टिमेट एंडिंग इन्वेंट्री एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इन टर्म सिस्टम में भी जो है वो ऐसे ही करना पड़ेगा कि 6 मंथ के बाद जो है आप मेजर कर सकते हैं इन्वेंट्री को, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो डिटरमिन की जा सकती है। द ग्रॉस प्रॉफिट मेथड कैसे किया जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट, डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल जो से सबसे पहले वो निकाली जाती हैं कि कितनी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं सेल आउट करने के लिए, उसकी कॉस्ट जो है वो निकाली जाती है। एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय मल्टीप्लाइंग द नेट सेल बाय द कॉस्ट रेशो।
सेकंड स्टेप क्या किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बाय मल्टीप्लाइंग द नेट सेल बाय द कॉस्ट रेशो। कॉस्ट रेशो को मल्टीप्लाई करके नेट सेल जो है वो फाइंड की जाती हैं। एंड देन डिडक्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल टू डिटरमिन द एंडिंग इन्वेंट्री। तो फिर क्या किया जाता है, थर्ड स्टेप हमारे पास कौन सा होता है, डिडक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल। अब जो अवेलेबल फॉर सेल है उसमें से क्या किया जाता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स, डिडक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर द कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। जो सेल आउट कर दी जाती हैं उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल से माइनस कर दिया जाता है, तो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो आ जाती है। अब सेकंड स्टेप में उसने क्या बताया था कि एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय मल्टीप्लाइंग द नेट सेल्स बाय द कॉस्ट रेशो। अब वो जो नेट सेल और कॉस्ट रेशो जो सी है उससे आप मल्टीप्लाई करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो एस्टिमेट किया जा सकती है। आगे हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं तो ये मोर क्लियर जो है वो हो जाएगी। ये ग्रॉस प्रॉफिट मेथड जो है उसकी एक एग्जांपल हमें दी गई है। इसमें हुआ क्या है कि इन मार्च 2003 केमिको इन्वेंट्री वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक है जी, अब आग लग गई थी, उसमें जो है वो प्रॉब्लम आ गई। केमिको नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज़ द 30% ऑफ द नेट सेल। अब वो कह रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट जो रेशियो है दैट इज़ द 30% ऑफ नेट सेल। जितनी भी सेल की जाती हैं प्रोडक्ट उसका 30% जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है। अगर 1 लाख डॉलर की प्रोडक्ट सेल आउट की जा रही हैं तो उसका मतलब क्या होगा कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 30% है। इसका मतलब है कि 30,000 इज़ द ग्रॉस प्रॉफिट और 70,000 जो है वो क्या होगा, दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी होगी, दैट इज़ 70,000। At the end of the fire, Cameco showed the following balances। अब क्या हुआ कि at the time of the fire जब उसमें जो है आग जो से लगी तो उन्होंने बताया कि जी ये बैलेंसेस हमारे पास थे। सेल्स जो सी है वो कितनी थी, डैट इज़ $31,500। सेल्स रिटर्न जो चीज़ें जो सी वापस आ गई थी दैट इज़ 1,500। और बिगनिंग इन्वेंट्री कितनी थी, दैट इज़ 12,000। दैट इज़ द एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ लास्ट ईयर, सो दैट इज़ द बिगनिंग इन्वेंट्री। नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज, नेट कॉस्ट ऑफ गुड परचेज क्या थी, मतलब जो टोटल आपने परचेज की थी। नेट मीन के जो उसमें से ऐसी चीज़ें जो आपने वापस कर दी थी उसके बाद जो नेट थी। नेट मीन कि यू हैव डिडक्टेड द डैमेज प्रोडक्ट। वो जो आपको अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोडक्ट थी, अनसेटिस्फैक्ट्री केमिकल थे वो आपने वापस कर दिए थे, तो नेट थी। वापस करने के बाद माइनस करने के बाद जो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज थी वो आपके पास आ गई 20,500। ग्रॉस प्रॉफिट मेथड को यूज़ करते हुए हम इन्वेंट्री कंप्यूट करेंगे, देखेंगे कि कितनी इन्वेंट्री जो है हमारे पास एट द एंड ऑफ ईयर जो है वो रह जाती है। अब देखें गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। फर्स्ट हमने जो है मेथड पढ़ा था तो उसमें हमने कहा था कि फर्स्ट वी हैव टू डू, हमने क्या करना होगा, बिगनिंग इन्वेंट्री देखनी होगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जो है कैलकुलेट करने के लिए बिगनिंग इन्वेंट्री कितनी है, दैट इज़ 12,000। नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज जो आपने ड्यूरिंग द ईयर नेट परचेजेस की थी, जो आपने डैमेज था या जो बाकी चीज़ें थी डिफेक्टिव था वो रिटर्न करने के बाद आपकी परचेजेस थी 20,500। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इज़ 32,500। तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इज़ द 32,500। अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि सेल आउट कितनी हुई थी। अब ये है कि जो सा है दैट इज़ हमने जो एस्टिमेट करना है दैट इज़, अगर हम प्रीवियस स्लाइड पे जाएं तो हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं दैट इज़ द सेल्स इज़ द 31,500, सेल्स रिटर्न 1,500,
बिगनिंग इन्वेंट्री 12,000 एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेजेस वो हमारे पास अवेलेबल है। तो अब हमने क्या किया कि सेल्स हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज़ 1500 लेस रिटर्न, तो हमारे पास जो नेट सेल्स जो सी दैट इज़ 30,000। और अब उसने बताया था कि जो प्रॉफिट है उसका दैट इज़ द 30% ऑफ द सेल जो यूजली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होंगी वो कितनी होंगी, दैट इज़ यूजली द 70% ऑफ द सेल। अगर प्रॉफिट जो है वो 30% है तो रिमेनिंग अमाउंट जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगी। तो अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नेट सेल हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज़ 30,000। तो आपने क्या किया कि 70% उसका लिया, तो हमारे पास एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया, दैट इज़ 21,000। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दैट इज़ 21,000। 30,000 इंटू 70% दैट 21,000 और माइनस कर दिया जब हमने इसमें से गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, तो फिर हमारे पास जो एस्टिमेटेड इन्वेंट्री एट द मंथ ऑफ मार्च जो हमारे पास अवेलेबल थी दैट इज़ 11,500। सो दिस इज़ द ग्रॉस मेथड्स। तो ग्रॉस मेथड में हमने जो है इस तरह एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो फाइंड आउट जो है वो कर ली थी। अब हमारे पास जो है एक क्वेश्चन आता है कि हम इन्वेंट्री को एफिशिएंसी को किस तरह मेजर कर सकते हैं, ये कंपनी की एफिशिएंसी को, कि वो हाउ क्विकली ही कन्वर्ट द इन्वेंट्री इनटू द कैश। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है वो हेल्पफुल होती है हमारे इस पर्पस के लिए। इट्स मेजर हाउ क्विकली ए कंपनी सेल्स इट्स मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री, हाउ क्विकली द इन्वेंट्रीज आर converted into the cash, or how efficiently they are converted their inventory into the account receivable, या जो से मतलब इन्वेंट्री को कितनी जल्दी वो सेल आउट करते हैं। मर्चेंडाइज टर्नओवर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और उस पर डिवाइड किया जाता है एवरेज इन्वेंट्री को। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आपने अभी पीछे जो है वो फाइंड कर ली कि जी वो कितनी आ रही है। एवरेज इन्वेंट्री कैसे जो है वो फाइंड करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे कि बिगनिंग इन्वेंट्री प्लस एंडिंग इन्वेंट्री, बिगनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री को ऐड करेंगे एंड देन वी डिवाइडेड इट बाय 2 पे डिवाइड कर देंगे एंड हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री जो है आ जाएगी। अब ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ए रेशियो दैट इज लोअर कंपेयर टू द कंपटीटर्स सजेस्ट इनएफिशिएंट यूज ऑफ एसेट्स। तो जितनी ज़्यादा ये रेशियो होगी, जितनी ज़्यादा ये रेशियो होगी उतना एफिशिएंट होगा इन्वेंट्री टर्नओवर। जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा होगा और जितनी कम होगी उसका मतलब ये है कि ये इतना इनएफिशिएंट है एज़ कंपेयर टू कंपटीटर। तो कंपटीटर्स को इसलिए कहा जाता है कि एक बेंचमार्क जो है वो किया जाता है, मुकर्रर किया जाता है, क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज़ में ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वेरी हाई होती है, कुछ इंडस्ट्रीज़ में जो है ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है वो कम होती है। अब जो ग्रोसरी की इंडस्ट्रीज़ हैं, मर्चेंडाइज मतलब स्टोर्स हैं, उसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वेरी हाई होगी, वेरी क्विकली होगी। और जो मतलब ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें ज़्यादा बड़ी प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, तो उसमें जो है क्या होता है कि ये रेशियो जो है वो लोअर की जाती है। तो इसलिए कंपेटिटर्स से कंपेयर किया जाता है। जब हम ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करते हैं कि इस चीज़ को कंपेयर कर लेते हैं किससे, कि जो पीयर्स में ऐसी इंडस्ट्रीज़ काम कर रही होती हैं। तो जब कंपेयर किया जाता है तो फिर आपके पास ट्रू पिक्चर जो सी आ जाती है कि कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं। अगर आपकी बाकी कंपेटिटर्स से सपोज आपने 5 कंपनीज थी जिनकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाली, तो उसमें से आपकी रेशियो जो है वो सपोज एक कंपनी से कम है, बाकी 4 कंपनी से ऊपर है, तो इट्स मीन यू आर गोइंग राइट। तो अगर ऐसा हो कि जी आप 4th नंबर पे या 5th नंबर पे इन्वेंट्री टर्नओवर में, के अगर आपने उनको अरेंज किया तो पता चला कि जी आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर जो सी है वो 4th या 5th नंबर पे आ रहे, तो इट्स मीन कि यू हैव लोअर रेशो। तो उसका मतलब ये हुआ कि आपकी कंपनी इज़ नॉट
एफिशिएंट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एवरेज नंबर ऑफ डेज टू सेल इन्वेंट्री, कि जो पहले हमारे पास आंसर आया था डेट इज इन टाइम्स, कि हाउ मैनी टाइम्स द इन्वेंट्री आर कन्वर्टेड इनटू द सेल्स, हाउ मैनी टाइम्स इन ए ईयर, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 8 टाइम्स। और उसके बाद मैंने ये बताया था कि आप ईयर से उसको जो सा मैच कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ डेज टू सेल इन्वेंट्री, एवरेज नंबर ऑफ डेज, उसमें क्या होता है, टेल अस द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर द कंपनी टू सेल इट इन्वेंट्री, कि कितने दिनों के अंदर ये अपनी जो इन्वेंट्री है उसको सेल आउट कर लेते हैं। तो डेज इन द ईयर 365 डेज डिवाइडेड बाय द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आपके पास आई थी टाइम्स में, वो आप यहाँ पे लिखेंगे एंड देन यू विल फाइंड द डेज, आपके पास डेज जो है वो आ जाएंगे। एग्जाम्पल करते हैं इसकी, कि एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। फर्स्ट हम देखते हैं कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो जो है वो क्या है। सपोज एक कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है दैट इज़ $23 बिलियन, और उसके बाद उसकी जो एवरेज इन्वेंट्री है दैट इज़ 5.6 बिलियन। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4.1 टाइम्स दैट कंपनी, जो भी जिस भी कंपनी की हमने एग्जांपल ली है, दैट इज़ 4.1 टाइम्स कन्वर्ट्स देयर इन्वेंट्री इनटू द सेल। 4.1 टाइम्स जो है वो अपनी इन्वेंट्री को सेल में कन्वर्ट करती है। और उसके बाद इन अ ईयर, उसके बाद हमने क्या किया कि एवरेज नंबर ऑफ डेज टू सेल इन्वेंट्री वो चेक किया। तो हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ डेज कितने थे, 365 डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय 4.1 टाइम्स, जो ऊपर हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेट निकाला था उस पर हमने डिवाइड किया, तो देन वी फाइंड 89 डेज। तो 89 डेज आर रिक्वायर्ड टू दैट specific industries, a specific company to convert its inventory into the sale। 89 days। तो हमारे पास टाइम्स में भी आ गया, टाइम्स मीन कि 4.1 टाइम्स इन ए ईयर। 4.1 टाइम्स इन ए ईयर मीन कि 4 टाइम्स मीन दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1 क्वार्टर। तो 1 क्वार्टर में तकरीबन जो है 90 डेज जो है वो आपके पास आ जाते हैं। एंड हियर वी फाइंड द 89 डेज। अब क्या कहते हैं कि जी अकाउंटिंग मेथड्स कैन अफेक्ट एनालिटिकल रेशो। अब ये जो भी रेशो हम निकालते हैं इसमें जो जो भी अकाउंटिंग मेथड्स हम यूज़ करते हैं वो अफेक्ट करते हैं। रिमेंबर दैट द आइडेंटिकल कंपनीज दैट यूज डिफरेंट इन्वेंट्रीज मेथड्स इन केयर ऑफ FIFO एंड LIFO विल हैव डिफरेंट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। हमने बात की थी डेल की, तो डेल की कंपनी क्या करती थी कि वो FIFO मेथड जो है वो यूज़ करती थी। तो अगर कोई और कंप्यूटर की जो है वो कंपनी है, अगर वो LIFO मेथड यूज़ कर रही है और हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकाल रहे हैं या एवरेज नंबर ऑफ डेज कन्वर्टेड द इन्वेंट्री इनटू द सेल, अगर हम वो निकाल रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि हम फिर कंपेयर करेंगे तो हमारे आंसर जो है वो सेम नहीं आएंगे। अब यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम आ रही है। अब वो यही कह रहे हैं कि अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो फिर बहुत ऐसी कंपनीज को लेके जाएं, जिस तरह कंप्यूटर की कंपनियाँ डेल की है, पैनासोनिक की है, शार्प की है, HP की है। अगर आप इन सबको कंपेयर करें तो फिर आप इस बात का भी जो है वो नोटिस लें कि ये सारी कंपनी जो है सेम मेथड जो है वो यूज़ कर रहे हों, या तो FIFO यूज़ कर रहे हो या LIFO यूज़ कर रहे हों। सो दिस इज़ द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 8 जो है वो हमारा एंड हो गया है, और पिक्चर से आपको पता चल रहा है कि केयरफुल इफ़ यू ड्रॉप द इन्वेंट्री वी विल हैव अनदर राइट डाउन, कि अगर ये गिर गई तो फिर हमें दोबारा जो है वो राइट डाउन करना पड़ेगा, इन्वेंट्री को दोबारा जो है वो मेजर करना पड़ेगा। दिस इज़ द एंड ऑफ चैप्टर। आज हमने क्या किया कि आज हमने जो है पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम में देखा कि इन्वेंट्री को जो है वो किस तरह मेंटेन किया जाता है या
क्लोजिंग इन्वेंट्री या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो किस तरह फाइंड की जाती है, क्योंकि पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि इन्वेंट्रीज फिजिकली इन्वेंट्री को रिकॉर्ड किया जाता है एट द एंड ऑफ ईयर के आखिर में जो है फिजिकल इन्वेंट्री को रिकॉर्ड किया जाता है। और उसमें हमने जो है वो 4 मेथड जो है पढ़े थे। फर्स्ट वन इज़ द आइडेंटिफिकेशन मेथड था, सेकंड इज़ द एवरेज मेथड, थर्ड वन इज़ द लाइफो मेथड एंड द फोर्थ वन इज़ द फाइफो मेथड्स। आई होप कि आपको जो है आज का लेक्चर जो है वो क्लियर हो गया होगा। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।